नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और हमेशा की तरह हम लेकर आए हैं आपके लिए खास शो टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम आपके छोटे छोटे टैक्स से जुड़ी जो बारीकियां हैं, जो मुश्किलें हैं, वो इस शो के दौरान हल करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को जो आपके आते हैं, हमें मिलते रहते हैं, उनको भी हम इस शो में शामिल करने की कोशिश करें। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको ये नहीं बताएंगे कि टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, क्योंकि उसकी जानकारी तो काफ़ी हद तक हमें हो ही चुकी है। हमने इतने सारे एपिसोड्स कर लिए, तो काफ़ी कुछ आइडिया तो अभी तक आपको लग ही चुका होगा। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे कि आपको टैक्स प्लानिंग के दौरान क्या नहीं करना है। क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हम टैक्स प्लानिंग करते हैं और अपने पेरेंट्स के ज़रिए या फिर अपने बच्चों के ज़रिए उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं और काफ़ी कुछ सेविंग करते हैं। कभी कभी उनके नाम पे भी कर देते हैं, बिना इसकी जानकारी हुए कि अगर उसके पीछे ज़रूरी प्रूफ नहीं है और गलत तरीके से अगर ये प्लानिंग हो गई तो फिर वो प्लानिंग नहीं कहलाएगी, वो एक तरीके से टैक्स इवेजन, यानी कि इसको अब टैक्स चोरी जो कहते हैं, वो कहलाएगी। और इसकी आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि टैक्स विभाग कहता है कि आप प्लानिंग बिल्कुल करिए, उसकी कोई आपको मनाही नहीं है, लेकिन उसके पीछे आप प्रूफ भी रखिए। और अगर प्लानिंग करते वक्त आपके पास ज़रूरी दस्तावेज नहीं है और गलत तरीके से आपने ये प्लानिंग कर ली और आप नहीं समझा पाए, तो फिर यहाँ पर आप फंस सकते हैं और आपको यहाँ पर पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो किन किन गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, टैक्स प्लानिंग के दौरान क्या गलत तरीके आपको अपनाने नहीं चाहिए, इस पर आज का हमारा शो बेस्ड होगा। और इस पर हमारी मदद करेंगे टैक्स एक्सपर्ट जाने माने हर्ष रुंगटा, जो कि फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के फाउंडर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि आज हम टैक्स प्लानिंग की बात तो करेंगे ही, लेकिन उसी के साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि टैक्स प्लानिंग में क्या नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, जेन्युइन तरीका अपनाना चाहिए। तो उसी से जुड़ा मेरा कुछ सवाल होगा कि अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपने पेरेंट्स के ज़रिए कुछ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा देते हैं, बिना जाने कि आने वाले समय में इसका कुछ रिपल इफेक्ट भी पड़ सकता है, उल्टा इफेक्ट भी पड़ सकता है। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल क्या आपने देखा कि पेरेंट्स के जरिए, सपोज काफ़ी सारे स्कीम होती है, जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम को ले लेते हैं हम पहले, उसमें भी सेविंग कर लेते हैं, तो क्या नहीं करना चाहिए और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को समझाइए। तो कई स्कीम्स हैं जिसमें सीनियर सिटीजन्स की सुविधा के लिए सरकार ने हायर रेट्स मुहैया करवाई है। जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पीएम वय वंदना योजना है, उसमें 7.4% इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन्स को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई जो टैक्स पेयर है वो ये चाहता है कि मेरे पैसे हायर इंटरेस्ट पे लगे और इसके लिए मैं मेरे पेरेंट्स का इस्तेमाल कर लूं, उनके नाम का इस्तेमाल कर लूं, चूंकि वो सीनियर सिटीजन्स हैं, मैं तो नहीं हूं। अगर वो ऐसा सोच के सीनियर से उनके नाम से करते हैं तो इसको, और उनका ये इरादा नहीं है कि ये पेरेंट्स को गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट देना बिल्कुल अलाउड है, जेन्युइन गिफ्ट आप दे रहे हैं तो फिर आप उसको वापस नहीं ले सकते या उससे कोई फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन नॉर्मली वो ये चाहते हैं कि उनके नाम पे कर दिया और वो नॉमिनी हो जाते हैं उसमें, तो कि अगर कोई चीज पेरेंट्स को हो जाती है उसके दरमियान तो पैसे मुझे वापस आ जाएंगे। और मीन वाइल आई एम अर्निंग, मतलब अच्छी ब्याज की रकम, मोटी रकम मुझे मिल रही है सेफ जगह से, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ये एकदम ही गलत तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टैक्स इवेजन। ओके, अगर आपका पैसा जो जिसको आप अभी भी अपना मान रहे हैं, वो पैसा आप पेरेंट्स के नाम से इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत भी गुनाह है। ओके, दैट इज वन, एंड बहुत सीरियस है ये। और अब लोगों ने ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो छोटा हूं, 10-15 लाख रुपए में क्या होता है, इतने बड़े लोग हैं। अब जो पूरा डेटा सिस्टम है सेटअप हो चुका है, तो अब ये छोटा भी
कोई चीज है वो भी पकड़ में आने का बहुत स्कोप है। तो सबसे पहले दिस इज टैक्स इवेजन, इट इज ऑल्सो ये बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट का भी उल्लंघन है। थर्ड, एक आप ध्यान रखिए कि अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो हो सकता है वो पैसे आपको मिल जाए बिकॉज आप नॉमिनी हैं उसमें, लेकिन नॉमिनी खाली ट्रस्टी होता है, ये ध्यान रखिए कि नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी होता है। जो आपके भाई बहन है, अगर एक पेरेंट चला गया तो जो दूसरा पेरेंट है, जो मदर है, अगर फादर के नाम से कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो बी heirs, एंड वो लोग भी उसमें जो है अपना हिस्सा मांग सकते हैं। तो मतलब थोड़ा सा ब्याज ज्यादा कमाने के लिए गलत ट्रांजैक्शन ना करें। आई थिंक टैक्स प्लानिंग का सबसे सही तरीका यही है कि जेन्युइन ट्रांजैक्शंस जिसके उद्देश्य में और उसके एग्जीक्यूशन में कोई फर्क ना हो, वैसे ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। बिल्कुल, उद्देश्य सही होना चाहिए, जेन्युइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और यही हमारा इस शो के ज़रिए ये जो आज हम ये शो कर रहे हैं उसके ज़रिए समझाने का मकसद हमारा यही है कि अगर वहाँ पे गलती से भी कुछ चूक हो जाती है तो फ़ायदा तो आपको नहीं होगा, नुकसान उल्टा आपको काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। एक एग्जाम्पल के ज़रिए, जो कि वाकई ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं कि ज़्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में ऐसे स्कीम में पैसा लगा देते हैं टैक्स बचाने के लिए जहाँ पर उनको नहीं लगाना चाहिए। तो आप उस वहाँ पर आपका नुकसान भी हो सकता है। एग्जाम्पल के जरिए हमें हर्ष जी ने भी समझाया भी। हर्ष जी, ये तो आपने एक स्कीम का एग्जाम्पल दिया। हर बार हम ये भी देखते हैं, कई बार इनफैक्ट देखा जाता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को रेंट देते हैं और उसके ज़रिए जो HRA एग्जेम्पशन का क्लेम का फ़ायदा है वो भी उठाते हैं। अमूमन हम ऐसा देखते हैं। तो ये कितना सही है, और अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम प्लानिंग करते वक्त अक्सर लोगों को करते हुए देखते हैं। तो ये अगेन वी कम बैक टू कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है क्या। अगर आप वाकई में एक भाड़ेतरू होते, टेनेंट होते आप वाकई में, और आपके पेरेंट्स वाकई में लैंडलॉर्ड होते, बट आप रिलेटेड ना होते, तो आप क्या करते? तो वेरी क्लियरली आप एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट करते, उसको रजिस्टर करते। मोर इम्पोर्टेंटली महीने दर महीने वो पैसे समय पे चुकाते। कोई अनरिलेटेड पार्टी तो आपसे डिले एक्सेप्ट नहीं करेगी कि जब पैसे हो तब दे देना। एंड ऑब्वियसली उस लैंडलॉर्ड को वो पैसे अपने रिटर्न्स में दिखाने पड़ेंगे, उनके खुद के इनकम टैक्स रिटर्न्स में दिखाने पड़ेंगे। अगर ट्रांजैक्शन इतना बड़ा है कि TDS काटना पड़े, अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है, ना आई एम अज्यूमिंग पेरेंट्स आर रेसिडेंट है, तो 50,000 का से ज्यादा का है तो आप TDS काट रहे, ये सारा चीज अब नहीं करेंगे आप, तो एक क्लियरली जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है। आप पैसे दे ही नहीं रहे हैं, आप ऐसे ही उनसे एक रसीद ले रहे हैं, न वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उनको दिखा रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस कोई जमाने में कभी चलता होगा। अब जो ताना बाना बुना हुआ है डेटा का, और जो ये डेटा रिच डेटा जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है, कि उनके मतलब आपने जो एग्जेम्पशन क्लेम किया है उसमें आपको टेनेंट का पैन नंबर देना होता है, और वही चीज टेनेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं, वो उनके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से समझ में आ जाता है। तो ये चीजें अगर जेन्युइन है तो कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन नहीं है तो ये ध्यान रखें कि ये पकड़ा जाने वाला है। और जितना ये आप टैक्स की जो सो कॉल्ड सेविंग कर रहे हैं, जब पकड़े जाएंगे तो उस इतना आपको उस पर जुर्माना लगेगा कि वो सारी ये प्लानिंग आप भूल जाएंगे। अनदर कॉमन थिंग जो मैंने देखा, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख रुपए की लिमिट है। अब अगर आपका चाइल्ड माइनर है तो वो 1.5 लाख की लिमिट विद द पेरेंट अप्लाई होती है। अब लोग उसकी हाई इंटरेस्ट रेट के चक्कर में वो
खुद का भी 1.5 लाख डाल देते हैं और बच्चे का भी 1.5 लाख डाल देते हैं कि जो उस स्कीम का उल्लंघन है, और वो आज बिकॉज पैन नंबर्स हैं, सब हैं, वो पक्का पकड़ा जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा तो अगर 15 साल आपने ये किया है, सारा का सारा ब्याज जो है बैंक रिवर्स कर देगा और सिर्फ आपका कैपिटल आपको वापस मिलेगा। और अगर आपने उस पर टैक्स क्लेम किया, टैक्स डिडक्शन क्लेम किया है, उसकी भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो न करें तो अच्छा है। मतलब ये पकड़ा जाने का जो डर है वो लोगों में रहना चाहिए, और नॉन जेन्युइन ट्रांजैक्शन, नॉन अलाउड ट्रांजैक्शंस ना करें। ठीक है, तो नॉन जेन्युइन ट्रांजेक्शन यहाँ पे ना करें, अवॉइड करें, पहले तो ये करना। और अगर आप कर भी रहे हैं तो फिर आप अग्रीमेंट बना लीजिए प्रॉपर। और ये भी ध्यान रखिए, वैसे तो नहीं करना चाहिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्रॉपर फिर कुछ उसके पीछे दस्तावेज रखिए। जैसे कि अगर आप लैंडलॉर्ड और टेनेंट की तरह आप एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो वैसा उसके पीछे के दस्तावेज भी रखिए, उसके पीछे के प्रूफ भी रखिए। क्योंकि क्या होगा कि आप जो रेंट अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं वो उनकी इनकम के साथ भी कहीं ना कहीं क्लब हो रहा है, तो उस पर उनको भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो इससे ज़रूरी जो दस्तावेज है, कहने का मतलब ये है कि वो भी अपने पास रखिए, आप टैक्स बचाइए। वो करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन जो है उसके पीछे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर जेन्युइन होने चाहिए। आपसे ये भी समझना चाहेंगे हर्ष जी कि क्योंकि अब ये तो कुछ तरीके हो गए जिसके ज़रिए टैक्स बचाते हैं, जो कि आपने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए आप टैक्स बचा सकते हैं, जिससे कि पेरेंट्स को भी फ़ायदा हो और आपके टैक्स में भी अच्छे से बचत हो सके, यानी कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो, दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद हो? ऐसे कौन से तरीके हैं? टैक्स बचाना केवल उद्देश्य नहीं हो सकता। टैक्स बचाने से दो चीजें हो सकती, या तो आपका रिटर्न बढ़ सकता है, या आपका जो एक्सपेंस है उसका कॉस्ट घट सकता है। या तो आपको एक्सपेंस घटाना है, या आपको रिटर्न अपना इन्वेस्टमेंट से बढ़ाना है। ये टैक्स का सेविंग का उद्देश्य हो सकता है। तो जहां तक पेरेंट्स के पे जो आप खर्चा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो कई लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, या उनका हेल्थ इंश्योरेंस उनके बच्चे लेते हैं, तो वो अगर अज्यूमिंग सीनियर सिटीजन हैं उनके पेरेंट्स, ओके, तो अप टू 50,000 रुपीज अगर आपने जेन्युइनली कुछ एक्सपेंडिचर किया है मेडिकल, और उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है पेरेंट्स के पास, या उनके मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपने पैसे दिए हैं, तो वो आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। उससे जो आपने खर्चा किया है उसका कॉस्ट कम होगा। टैक्स बचत से क्या हो रहा है, एक्चुअल खर्चा तो आप कर ही रहे हैं, वो आपका कॉस्ट उतना कम हो जाएगा। अब अगर हुआ ये है कि खर्चा पेरेंट्स ने किया है, क्लेम आप कर रहे हैं, वो ना करें। वो दैट विल बी, मतलब अगेन इट इज टैक्स इवेजन, और उसमें मतलब आप पकड़े जाएंगे, और ये किसी के भी हित में नहीं है। मतलब टैक्स इवेजन इज नॉट समथिंग दैट शुड बी डन और शुड इवन बी एनकरेज्ड। बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि कम से कम वो ट्रांजैक्शन दिखाने के लिए कुछ हो। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल में रेंट की बात कर रहे थे, तो अगर आप वो दिखा रहे हैं तो रेंट जाना भी चाहिए आपके पेरेंट्स के अकाउंट में। अगर इस केस में भी आप मेडिक्लेम करते हैं या उनके नाम का इंश्योरेंस करते हैं इनफैक्ट, तो वो भी दिखना चाहिए। तो ट्रांजैक्शंस भी कहीं ना कहीं दिखने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ, तो उस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो वो आपका इन्वेस्टमेंट ठीक है। लेकिन अब वहाँ पैसे नहीं दिए, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आ रहा है, और उसके बावजूद आप वो चीज़ें दिखा रहे हैं अपने आईटी स्टेटमेंट में, तो फिर वो गलत है। तो इस बात का ध्यान रखिए। हर्ष जी, उम्मीद है कि अभी तक हम सही ही जा रहे होंगे और अपने दर्शकों को काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बताई होगी जिससे कि उनकी जानकारी बढ़ेगी। अब एक और चीज़ समझना चाहेंगे हम, एजुकेशन लोन। यहाँ पर भी काफ़ी लोग डिडक्शन का फ़ायदा लेते हैं। तो ऐसे में भी हमने कहीं ना कहीं देखा है कि बच्चों के ज़रिए भी कुछ निवेश हो जाता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। और आप एग्जाम्पल देके बताइए कि क्या क्या आपने देखा है होते हुए, और एजुकेशन लोन के ज़रिए किस तरह से फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, और वहाँ पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उधर।
तो दो चीजें, निवेश की आपने बात करी बच्चों के थ्रू, तो अगर आपका बच्चा माइनर नहीं है और आपने उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक चीज ध्यान रखिए, उसके नाम पे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब वो पैसा उसका हो गया, तो वो आपके पास वापस, अगर आप चाहेंगे वो देगा कि नहीं देगा वो उसकी मर्जी है, वो मेजर हो गया है, तो ही उसमें फायदा है, वरना अगर माइनर है तो फायदा नहीं है। तो अगेन कम बैक, अगर आप एक्चुअली जेन्युइनली गिफ्ट देना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो कि आप वापस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो वो सही है, वरना न करिए। रहा एजुकेशन लोन का, तो ये तो खर्चा है, इसमें जो टैक्स डिडक्शन मिलेगा उससे आपका खर्चे का अनुपात कम हो जाएगा, दैट इज द बेनिफिट यू विल गेट। तो एजुकेशन की अहमियत को समझते हुए सरकार ने बहुत अच्छा डिडक्शन दिया है कि अगर आप एक बैंक से एजुकेशन लोन लेते हैं, खुद के या बच्चे के या स्पाउस के हायर एजुकेशन के लिए, और हायर एजुकेशन का डेफिनेशन बहुत ही इजी है, 12th के बाद कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो वो कोई भी कोर्स परसू कर रहे हैं इफेक्टिवली, मैं बोल रहा हूँ, तो दैट इज हायर एजुकेशन। तो उस पे जो भी एक्सपेंस होगा उसके लिए अगर आप लोन ले रहे हैं बैंक से, तो आपको डिडक्शन मिलेगा। तो नॉर्मली इसमें आप कोई भी लोन लीजिए, एज लॉन्ग एज आपने यूज उसको हायर एजुकेशन के लिए किया है, तो आपको डिडक्शन मिलेगा ब्याज का, विदाउट लिमिट, विदाउट एनी लिमिट व्हाटसोएवर। सो आई थिंक बहुत ही अहम ये एक डिडक्शन है। इसमें बहुत सी वैलिड जेन्युइन प्लानिंग हो सकती है, जो मतलब इसमें आप, हो सकता है आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो बच्चे की पढ़ाई के लिए, बट उस इन्वेस्टमेंट पे लेट अस से आपको अच्छा ब्याज ऑलरेडी मिल रहा हो, और यहाँ पे अगर आप लोन लेके वो बच्चे की हायर एजुकेशन फंडिंग करेंगे, तो वो ब्याज चूंकि डिडक्टिबल है, तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा, और सामने इन्वेस्टमेंट पे आपको बेटर ब्याज मिल रहा है, तो वो डिफरेंशियल आपका एडिशनल एक रिटर्न हो जाएगा, वरना आपके इन्वेस्टमेंट को तोड़ना पड़ेगा, आपको रिडीम करना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए। एक और अच्छी चीज इसमें आप कर सकते हैं, वो ये है कि आजकल इतने हेवी कॉस्ट के कोर्सेज चल रहे हैं, तो ये कैसे करें कि बच्चा भी उसकी कोई जिम्मेदारी ले। तो आप उनके साथ में बैठ के तय कर सकते हैं कि इतने साल इसका ब्याज मैं दूंगा, लेकिन जब कोर्स पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप नौकरी करने लग जाओगे, उसके बाद अब ये लोन आपको चुकाना है। तो बच्चा भी दो बार सोचेगा, ये नहीं है कि चूंकि मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं एक्सपेंसिव एजुकेशन ले रहा हूं, मुझे इसका चुकाना है, तो मैं लूं कि नहीं लूं इतना एक्सपेंसिव एजुकेशन। दिस कैन बी, दिस इज नॉट टैक्स प्लानिंग, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लानिंग। सो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, बहुत ही अहम चीज है, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग प्लानिंग करते हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी होते हैं कि मैंने बच्चे की प्लानिंग कर ली, लेकिन इन्वेस्टमेंट है तो भी जो है आप उसको यू कैन प्लान फॉर इट सच दैट यू टेक अ लोन, और फिर उसको बाद में चुकाएं, तो तब तक आपको डिफरेंशियल इंटरेस्ट मिलते रहेगा। ये एक काफी बढ़िया प्लानिंग करने का तरीका हर्ष जी आपने बताया है। तो पूरी बातों का मतलब एक सार यही निकला कि देखिए सीनियर सिटीजन आप थोड़ा सावधान रहिए कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके नाम पे क्या हो रहा है, आपको भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने तरफ से टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जवाबदारी कहीं ना कहीं फिर आपकी भी बन जाएगी, तो उसका भी ख्याल रखिए। आप जाइए पूछिए कि किस तरह की प्लानिंग आप कर रहे हैं, और पेरेंट्स और आपस में पूरी फैमिली को मिलके इनफैक्ट साथ में बैठ के एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी चाहिए, जिससे कि किसी का नुकसान भी ना हो, ट्रांजैक्शन भी प्रॉपरली रहे और किसी भी आपके ट्रांजैक्शन पर आईटी विभाग सवाल ना खड़ा कर सके।
तो चलिए, ये तो था डिस्कशन की बात, और उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन के जरिए काफ़ी सारी जानकारी भी मिली होगी। लेकिन इस बीच देखिए, हमें कुछ सवाल भी मिल रहे हैं काफ़ी सारे दर्शकों के। और एक सवाल जो हमें आया है, ये बिहार से आया, इन्होंने नाम मेंशन नहीं किया अपना, लेकिन ये इनकी जो टोटल ट्यूशन इनकम है, ये ट्यूशन पढ़ाती है और उसके ज़रिए जो इनकी इनकम आ रही है वो करीब 3,60,000 आ रही है। हर्ष जी, ये जानना चाह रही हैं कि ये शेयर मार्केट में भी कुछ निवेश करती हैं। अब ऐसे में इनको किस आईटीआर के कौन सा आईटीआर फॉर्म फिल करना चाहिए, किस हेड के अंडर, ये जानना चाह रही है, क्योंकि सैलरी इनको नहीं आ रही है, ये एक इनकम ये कमा रही हैं। तो इन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से टैक्स फाइल करनी चाहिए, और शेयर मार्केट में भी इनका निवेश है? इनकी इनकम 3,60,000 रुपए है, तो रिबेट की वजह से इनको जो है टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन रिटर्न इन्हें फाइल करना पड़ेगा, तो ही वो रिबेट का बेनिफिट इनको मिलेगा। इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 3 में, जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के लिए है। तो फॉर्म नंबर 3 में इनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो इनको देनी पड़ेगी। चलिए, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, किस फॉर्म के अंतर्गत आपको करना पड़ेगा, ये डिटेल भी आपको दे दी गई है। हर्ष जी, एक और हमें सवाल आया, और देखिए जिस पर हम चर्चा ही कर रहे हैं, ऐसा ही मिलता जुलता सवाल हमें दर्शक ने भेजा, और देखिए जानकारी नहीं है लोगों को, इस वजह से इस तरह का सवाल वो पूछ रहे हैं, उनके मन में आ रहा है। अब अहमदाबाद से हमारे एक दर्शक है राजीव कुमार जी, उन्होंने सवाल भेजा है कि क्या मैं अपना एक नया अकाउंट खोल सकता हूँ अपने वाइफ के नाम पर और उसके थ्रू टैक्स बेनिफिट क्लेम करूं, क्या ऐसा पॉसिबल है हर्ष जी? जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और कोई भी मतलब सेक्शन 64 में क्लियर क्लबिंग प्रोविजंस जिसे कहते हैं कि अगर मैं मेरी कमाई के पैसे मेरी स्पाउस के नाम से लगाता हूं, या रिवर्स ऑल्सो, ओके, तो उससे जो भी इनकम होगी वो मेरी इनकम के साथ जोड़ दी जाएगी, तो उससे कुछ भी फायदा आपको नहीं होगा। और ये जो लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चलेगा, ये मेरे ख्याल से लोगों के मन में होता है। तो प्लीज मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ऑल्दो हम 2 बार पहले दोहरा चुके हैं, ये जो डेटा का ताना बाना है, कैसे पकड़े जाएंगे? वाइफ को सोर्स दिखाना पड़ेगा। सपोज 2 लाख 4 लाख रुपए उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिए, ओके, जो खुद की इनकम थी, और उससे इनकम हुआ, कैपिटल गेन्स हुआ, ओके, तो वो वाइफ को रिटर्न फाइल करना होगा। जब वाइफ रिटर्न फाइल करेगी तो उनके उसमें कोई सोर्स ही नहीं दिखेगा कि ये 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ कहां से, व्हाट इज द सोर्स, बिकॉज पहले कभी रिटर्न फाइल किया नहीं आपने। तो मतलब ये पकड़ा जाना ऑलमोस्ट सुनिश्चित है, ओके। और जब पकड़ा जाएगा तो आप कंसल्टेंट्स को मतलब इतना पैसा आपका लग जाएगा कि जो छोटा मोटा टैक्स सेविंग आपने किया है आप भूल जाएंगे, परेशानी होगी वो अलग। बिल्कुल। तो देखिए, वैसे तो ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कर सकते, और आने वाले समय में फिर अगर आपकी वाइफ की कोई इनकम होने भी लगी तो फिर उनको भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो पहली बात तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, आप अपना इनकम दिखाइए, अपने अकाउंट के ज़रिए रिटर्न फाइल करिए। चलिए, फिलहाल समय की थोड़ी कमी है, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन हर्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया, आज का डिस्कशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। काफ़ी कुछ जाना हमने इसके थ्रू कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए हमें टैक्स बचाने के लिए। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो उस रास्ते जाना ही नहीं चाहिए, ये कहने का मतलब था। चलिए हर्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और आज हमारे साथ इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। अब वक्त है गुरु मंत्र जानने का, और गुरु मंत्र पहला तो यही है कि अगर आप किसी स्कीम में कहीं निवेश कर रहे हैं तो वो ट्रांजैक्शन दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं दिखा रहे हैं और कुछ भी आप अमाउंट या फिर किसी भी तरह का क्लेम आप फाइल कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को रेंट देने के थ्रू अगर आप टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप करिए टैक्स प्लानिंग, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा अग्रीमेंट रखिए और वो ट्रांजैक्शन भी दिखना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है जानना। तो चलिए, इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।